एक छोटे से गांव में रहने वाली 14 साल की उम्र में एक लड़की को एक ही साथ कई लड़कों से प्यार हो जाता है। लेकिन इस नादानी भरी प्रेम का जो हस्र होता है उसे सुनकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। इस दहला देने वाले केस ने पूरे हरियाणा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है एक नादानी भरी प्रेम की। चलिए तो जानते ही इस डरावनी केस के बारे में। हरियाणा के सोनीपत में थाना क्षेत्र राई गांव असदपुर की ये घटना है। इस कहानी को जानने के लिए आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव है टीकमगढ़, और इस टीकमगढ़ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है गंगाराम। ये कहानी गंगाराम और उसकी परिवार की है। गंगाराम की शादी शोभा नाम के महिला से होती है। शोभा की शादी पहले हो चुकी थी। पहला पति का निधन हो जाता है, फिर उसकी दूसरी शादी गंगाराम से होती है। अब गंगाराम से शादी हुई तो शोभा अपने बेटी जो पहले पति से थी उसे लेकर गंगाराम के घर आ जाती है। गंगाराम के पास आ जाने के बाद शोभा और गंगाराम के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आस्था, लगभग 4 साल की उम्र होती है। बेटा होता है जिसका नाम ऋतिक होता है। ऋतिक और आस्था के उम्र में महज 1 साल का फर्क होता है। अब परिवार में 2 बिटिया और 1 बेटा तथा पति पत्नी होते हैं। गंगाराम को लगा कि इस टीकमगढ़ में रहकर परिवार का भरण पोषण मुश्किल है, क्योंकि अपने लायक ना कोई रोजगार है ना ही कोई साधन। यहाँ पर रहने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। हम लोग कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ढंग से रोजगार हो। तो गंगाराम और शोभा अपने गांव टीकमगढ़ को छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं हरियाणा। हरियाणा में जगह होती है सोनीपत, और हरियाणा में इसी सोनीपत में थाना क्षेत्र होता है राई। इसी थाना क्षेत्र के एक गांव असदपुर में गंगाराम और शोभा, बेटी आस्था, बेटा ऋतिक, ये चारों लोग रहने लगते हैं। उनकी बड़ी बेटी ऋतु जिसकी उम्र 13 से 14 वर्ष की थी, उसको गांव में टीकमगढ़ में ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम यही दादा दादी का सेवा करो, उनके साथ रहो, तुम बड़ी हो, समझदार हो। इधर गंगाराम और शोभा राई थाना क्षेत्र के गांव असदपुर में रहने लगते हैं। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करता है और पत्नी शोभा को भी लगता है कि घर में रहने का कोई फायदा नहीं। उससे भी महसूस होता है कि पति के साथ मैं भी मजदूरी करने लग जाऊं। गंगाराम जहां राजमिस्त्री का काम करता था वहीं शोभा भी जुगान मजदूर का काम करने लगती है। परिवार की आमदनी थोड़ी बढ़ जाती है तो बच्चों का परवरिश ठीक ठाक से होने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। साल 2021 में ये लोग यहाँ आए थे। अब 2023 आ जाता है। लगभग 2 साल का समय गुजर चुका और ये लोग यहाँ अच्छे से सेटल हो चुके थे। अब अच्छा से घर चलने लगा था। यहाँ आसपास के लोगों से पहचान बढ़ने लगी तो यहाँ पर रहना भी अच्छा लगने लगा था। उनके बच्चों से भी मकान मालिक और पड़ोसियों का अच्छा लगाव हो गया था। अब 2023 आ गया था। इधर नीतू जिसको छोड़ कर आए थे उसके दादा दादी के पास गंगाराम और शोभा को लगता है कि अब हमें अपने बिटिया को भी बुला लेना चाहिए। गंगाराम से शोभा कहती है कि अब हमें नीतू को बुला लेना चाहिए, वो घर का काम काज कर लेगी, मैं बाहर का मजदूरी कर लूँगी। गंगाराम को भी लगता है हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी बेटी भी यहाँ रहेगी तो हमारी थोड़ी हेल्प हो ही जाएगी। फरवरी 2023 में जो नीतू टीकमगढ़ में रहती थी यहाँ राई थाने के गांव असदपुर में लेकर आ जाते हैं। बड़ी बेटी नीतू टीकमगढ़ से यहाँ आती है और वो भी यही रहने लगती है। बेटी 14 साल की हो चुकी थी, इसीलिए अब उसका नाम गांव के सरकारी स्कूल में लिखा दिया गया। वह सुबह का नाश्ता बनाने के बाद वह स्कूल चले जाती थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब घर आती थी तो खाना वगैरह भी बना लेती थी। अब गंगाराम और शोभा का परिवार पूरा हो चुका था और अच्छे से खुशहाल तरीके से जीने लगे थे। अप्रैल 2023 आता है और नीतू क्लास 6 से क्लास 7 में चली जाती है। उसे कुछ किताबों की ज़रूरत होती है तो 30 अप्रैल 2023 को अपने पिता से कहती है पापा मुझे कुछ किताबें चाहिए।
मुझे पढ़ाई करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए या आप खुद ही खरीद लाइए। ये बात जैसे ही पिता सुनता है तो उसे कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने, मैं खुद ही खरीद लाऊंगा या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, माँ तुम्हारी किताबें खरीद कर ला देगी। ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा काम पर निकल जाते हैं। नीतू यहाँ अकेली थी। गंगाराम और शोभा राजमिस्त्री के काम करने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद शोभा अपने पति से कहती है कि मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है, मुझे पैसे दे दो, मैं बेटी के लिए किताबें खरीदूंगी। अब इधर गंगाराम कहता है ठीक है, बाजार जाओगी पर जल्दी आ जाना। शोभा घर पर आती है और देखती है दोनों बच्चे तो हैं पर नीतू नहीं है। फिर वो छत पर जाती है और जो कुछ देखती है तो न चाहते हुए भी उसकी चीखें निकल जाती है। जो डरावनी मंजर उसके सामने था, वहाँ जो कोई भी होता उसकी चीखें निकल ही जाती। शोभा के चीखने चिल्लाने के बाद मकान मालिक भगत सिंह फौरन छत पर जाता है और उसके बाद छत पर जो कुछ देखता है उसके बाद उसके भी होश पाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद पड़ोसी भी घर के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल जो नीतू थी छत पर बेहोश पड़ी थी। सारे लोग उस लड़की को उठाते हैं और पास के ही एक हॉस्पिटल को ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने चेक करके बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। ये बात जैसे ही शोभा सुनती है, शोभा फूट फूट कर दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छी भली लड़की अचानक से कैसे मर गई। इधर गंगाराम काम छोड़कर भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे वह सब कुछ देखता है वह बदहवास हो जाता है। यहाँ शोभा और गंगाराम फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। अब जो राई थाना था वहाँ के पुलिस टीम भी मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, तो डॉक्टर बताते हैं कि हमारे पास इस लड़की को लाया गया है और बताया गया कि लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। हमने इसे चेक किया तो पता चला कि ये तो जिंदा ही नहीं है। सभी पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं। ना तो माँ उस हाल में थी कि कुछ बोल सके, नहीं पिता उस हाल में था कि वह कुछ बता सके। दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे। आसपास के लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे, लेकिन जिस घर के बिटिया गई हो वो अब क्या ही करे। अब पुलिस वाले कहते हैं या तो आप हमें बताओ कि क्या हुआ है या हम लोग पता करते हैं। पुलिस कार्रवाई का मतलब यही हुआ कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या कोई गलत किया है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर किसी ने लड़की का कत्ल किया है तो हमें उसकी जानकारी दी जाए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जब पुलिस वाले ये बात बताते हैं तो गंगाराम और शोभा यह कहते हैं हमें इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। जिसको जाना था वह जा चुका है, बीमारी से या किसी और वजह से। हमें इसकी पुलिस में शिकायत नहीं करनी है। हम नहीं चाहते कि हम अपने बेटी की वजह से थाने और कोर्ट का बार बार चक्कर लगाए। हम मजदूर लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो बाकी के बच्चों का क्या होगा, उनके रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, उनका पेट कैसे पलेगा। अब पुलिस चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्रवाई नहीं करवानी है तो आप हमें लिखित में दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवानी है। गंगाराम और शोभा लिखित देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी है। हम इस बात से संतुष्ट है कि हमारी बिटिया का मौत हो चुकी है और वो हमें छोड़कर जा चुकी है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। अब लाश को ले जाने की बारी थी। लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे थे। वही लाश पैक करवा रहे मौजूद डॉक्टर को कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदेशा हुआ तो डॉक्टर ने इस बात को पुलिस को बताई। पुलिस भी बात समझ रही थी कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल तो है नहीं, कुछ तो दाल में काला है। डॉक्टर पुलिस से कहता है
कि लड़की का मर्डर हुआ है, और मैं अपने तजुर्बे से यह भी कह सकता हूँ कि लड़की के साथ रेप भी हुआ है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। इतनी ही देर में मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है और लाइव कवरेज देने लगती है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग की जाने लगती है। डॉक्टर को अंदेशा है कि ये मामला रेप और मर्डर का है। ये बात मीडिया कर्मियों को पता चल जाता है। इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने लगते हैं। अब पुलिस को लगने लगा कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे तो कल को हम पर भी सवाल उठेगी। अब कहने लगे कि परिवार वाले चाहे जितना भी लिख दे कि हमें कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए, मगर हमें इस लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और इस पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। 2 दिन के अंदर ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का तो नहीं, मर्डर की पुष्टि हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि लड़की की गला घोट कर मारा गया है। मामला जैसे ही प्राकृतिक मौत से मामला मर्डर की तरफ मुड़ा तो शोभा और गंगाराम से पूछताछ की गई तो कोई जवाब नहीं दे पाए। उन लोगों ने कहा कि हमें किसी पर कोई डाउट नहीं है, नहीं हमें किसी से कोई दुश्मनी। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक बताता है कि हमारे जानकारी के हिसाब से इस घर के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आया है। हाँ, बस घर वालों ने ही आना जाना किया है। अब चूंकि मकान मालिक के बयान पर पुलिस वालों को घर वालों पर शक ही होने लगी थी। पुलिस वाले सोचते हैं कि हमें परिवार वालों से पुलिसिया तरीके से पूछताछ करनी होगी। पुलिस गंगाराम और शोभा से पुलिसिया तरीके से पूछताछ शुरू करती है। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और वे पुलिस वाले को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करने वाली है, हैरान कर देने वाली है कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल में जो नीतू थी, जिसका अपना बायोलॉजिकल पिता का पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके दूसरे पिता और माँ शोभा ने उसे पैतृक गांव में ही दादा दादी के पास छोड़ आए थे। टीकमगढ़ में ही नीतू जब क्लास 6वीं में थी तो क्लास के ही एक लड़के से प्यार हो गया था। यकीन मानिए, जब उसकी उम्र महज 13 साल की थी। जो उसके सौतेले दादा दादी थे उन्हें उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। जब कुछ बस्ती के लोगों ने आकर बताई कि नीतू कई लड़कों से बात कर रही है, उसके सौतेले दादा दादी यह कहकर बात को टाल देते हैं कि 13 साल की तो बच्ची है, क्या ही करेगी। उसके बाद 2023 में नीतू को यहाँ सोनीपत में लाया गया। यहाँ भी अपना प्रेम प्रसंग का खेल नहीं छोड़ सकी और छुप छुप के फोन पर बातें करती रही। लेकिन अचानक से नीतू की माँ देखती है कि वो किसी से बात कर रही है और उसके पास एक मोबाइल फोन भी है। तुरंत नीतू अपनी माँ को देखकर मोबाइल छुपा देती है। सुबह को मानो एक तरह से शौक लग जाता है। उसकी बिटिया महज 13 साल की उम्र में 6वीं क्लास में पढ़ रही है और किसी लड़के से ऐसी बात कर रही है। माँ अपने बिटिया को बहुत मारती है, पीटती है और पीटते हुए समझाती भी है। कहती है, बेटा तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है, ये तुम क्या कर रही हो। वह उसे अपनी कसमें भी देती है। नीतू कहती है, ठीक है, आज से नहीं बात करूंगी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरता है, शोभा देखती है कि नीतू किसी से बात कर रही है। इस बार कोई और लड़का है। वो उसे फिर मारती है, पीटती है, समझाती है, लेकिन घटनाएं बार बार होने लगती हैं और वह कई लड़कों से बात करती है। कभी वॉशरूम में जाकर तो कभी छत पर जाकर। मोबाइल ऐसी जगह छुपाती है, गंगाराम तो नहीं, शोभा बार बार पकड़ लेती है और छीन कर रख लेती है। लेकिन नीतू फिर मोबाइल कहीं से जुगाड़ कर लेती है। परिवार वालों का कहना है कि लगभग 1.5 महीने में नीतू 50 बार मोबाइल पर लड़कों से बात करते पकड़ी गई और हर बार यही कहा कि अब किसी लड़के से बात नहीं करूंगी। अब शोभा कहती है कि अब मेरे बस का नहीं, अब मुझे गंगाराम से बतानी ही पड़ेगी। जब गंगाराम ये बात सुनता है तो उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह उसे डांटता है, फटकारता है, कहता है कि ऐसी काम आज के बाद नहीं होनी चाहिए। जैसे ही गंगाराम बोलता है तो फौरन नीतू पलटकर जवाब देती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, वैसे भी तुम मेरे असली बाप तो नहीं हो,
तुम सिर्फ मेरे माँ के पति हो, मेरा कुछ भी नहीं। मुझे जो मन करेगा वो सब करूँगी, मुझे जिसका साथ रहने को मन करेगा उसके साथ रहूँगी, और तमाम तरह के जलील बातें बोलती है। और अब यहाँ भी वही हरकतें पड़ोसी के लड़कों और स्कूल के लड़कों के साथ शुरू कर देती है। गंगाराम और शोभा बार बार समझाते हैं, कई बार झगड़ा होता है। नीतू इस तरह के मार पिटाई और झगड़े की आदी हो गई। उसके नज़र से ऐसे लाज और हया खत्म हो गई कि वो अब परिवार वालों के सामने ही लड़कों से बात करने लगी। ऐसी ऐसी बातें कि शोभा भी सुनती तो शर्मा जाती। ये सब चीज़ें लगातार चलती रही। इसी बीच वो दिन आता है। वो तारीख थी 29 अप्रैल 2023। जी हाँ, 29 अप्रैल को रात में ये लोग भोजन करने बैठते हैं। फिर वे वही मामला, वही विवाद उठता है कि नीतू किसी लड़के से बात कर रही थी। जब ये बात गंगाराम सुनता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, तुम इस तरह के हरकतों से बाज आओगी या नहीं, पलट कर नीतू सीधा अपने पिता के मुंह पर जवाब देती है कि मैं इसे बंद नहीं करने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुम ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद वह खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर से और ऊंची आवाज में किसी लड़के से माँ और बाप के सामने ही बात करने लगती है। अब गंगाराम और शोभा को लगा कि शायद मामला हाथ से निकल चुका है। फिर क्या था, उनको लगा कि ये जिंदा रहेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी, हम किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए वे कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और उसके साथ ये भी प्लान बनाते हैं कि चाहे जो हो जाए, मर्डर कहीं से भी मर्डर न लगे। अगर कहीं से मर्डर लगे भी तो ऐसा न लगे कि इस मामले में हमारा कोई हाथ है। 7 बजे सुबह जब लड़की कमरे में सो रही थी तो ये दोनों लोग कमरे में जाते हैं। गंगाराम हाथ पकड़ता है, तभी माँ यानी शोभा नीतू के सीने पर बैठ जाती है और बड़ी बेरहमी से गला दबाकर नीतू के सांसों को हमेशा हमेशा के लिए रोक देती है। फिर उसकी लाश को छत पर ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर दोनों इत्मीनान से नाश्ता करते हैं और उसी अंदाज में अपने काम पर जाते हैं। उसी अंदाज में पड़ोसी और मकान मालिक उन्हें देखते हैं। फिर सामान्य अंदाज में काम के साइट पर ठेकेदार से बोलती है कि घर जाना है, नीति को किताबें दिलवानी है, ताकि सारे लोग अच्छे से सुन सके कि ये तो घर जल्दी बेटी को किताब दिलवाने जा रही है। उसके बाद वह घर पर जाती है, उसी तरीके से चीखने चिल्लाने का नाटक करती है। उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी नाटक, और इसका नाटक देखकर पुलिस वाले भी सकते में आ जाते हैं कि कोई माँ इस तरह के नाटक कैसे कर सकती है। फिलहाल आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजती है।